चलिए लिखिए, असंपर्क बल, या इसको कहते हैं दूरी पर क्रियाबल। लिखिए, आपके एप्लीकेशन पर ये सब जो लिख रहे हैं ना हम, ये हो जाएगा पीडीएफ के रूप में, ये हो सब जो लिख रहे हैं हो जाएगा, समझे। आपके एप्लीकेशन पर 2 पीडीएफ होंगे, एक तो पूरा किताब का पीडीएफ होगा, किताब आपको नहीं खरीदना है, पूरा किताब का। दूसरा ये जो हम इसे लिखवा रहे हैं ना, जो भी पढ़ाते हैं बोर्ड पर, वो चल जाएगा आपके पास हूबहू एकदम ऐसे ही। देखिए, दूरी पर क्रियाबल क्या होता है समझना। देखो बच्चे, जब किसी वस्तु को हम स्पर्श नहीं करते हैं, जब हम किसी वस्तु को टच नहीं करते हैं, बिना टच किए हुए ही उस पर बल लगाते हैं। अब सोच के देखो, दुनिया में ऐसा कौन कौन सा बल है जिसमें टच नहीं करना पड़ता, दूर से ही बल लग जाता है। चुंबकीय बल, याद करो, चुंबक को आप यहां रखो और लोहा को यहां रखो, चुंबक उसको खींच लेगा। तो चुंबकीय बल जो है उसके लिए आपको सटाने की जरूरत नहीं होती है, चुंबकीय बल दूर से ही बल लगा सकता है। तो चुंबक हो गया, चुंबकीय बल हो गया दूरी पर क्रिया बल। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे संपर्क बल, याद करो। तो उसमें हम आपको बताए थे पिछला क्लास में, याद करिए, कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसको स्पर्श करते हैं तब बल लगाते हैं, तो उसको कहते हैं संपर्क बल। यहां है असंपर्क बल, मतलब जब हम किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना टच किए उस पर बल आरोपित करते हैं। एक और बल का एग्जांपल लो, पहला तो हो गया चुंबकीय बल। और कौन सा बल है जिसमें टच नहीं करना पड़ता? दूसरा है बच्चे गुरुत्व बल। याद करो, ये पेन है, इसको हम छोड़ देंगे तो पृथ्वी इसको खींच लेती है, तो पृथ्वी उठ के पकड़ के का ले जाती है? नहीं, पृथ्वी तो दूर है ना कलम से, देखो धरती और कलम के बीच में दूरी है, लेकिन इसको छोड़ोगे तो पृथ्वी इसको खींच लेगी। तो गुरुत्व बल भी कैसा बल है? असंपर्क बल। ओके, तो इसका परिभाषा क्या देंगे, ध्यान से सुनिएगा। वह बल जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, वह बल जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आरोपित होता है, उसे हम असंपर्क बल या दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। लिखिए उत्तर, वह बल जो किसी वस्तु को, वह बल जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए आरोपित होता है, आरोपित होता है, उसे असंपर्क बल, उसे असंपर्क बल या दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। उसे असंपर्क बल या दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। लिख लिए? जैसे लिखो, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल,
स्थिर वैद्युत बल स्थिर वैद्युत बल आदि हो गया। देखिए, चुंबकीय बल आप समझते हो, गुरुत्व बल समझते हो, इसको नहीं समझते। चलिए हम इसको भी समझा देते हैं आपको। आपको कुछ नहीं करना है, अपने बाल में कंघी को खूब रगड़ना है। कंघी बाल में रगड़ना है जल्दी जल्दी, और कागज के छोटा छोटा टुकड़ा फाड़ के रख लेना है, और खूब रगड़ना है। इसको रगड़ के कागजवा भी ले जाओगे ना तो कागजवा को दूरे से खींच लेगा कंघी। इसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। आई बात समझ में? तो लिख लिए आप लोग। देखो बच्चे, दूरी पर क्रिया बल क्या है? तो वह बल जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आरोपित होता है उसे हम कहते हैं दूरी पर क्रिया बल। अगला प्रश्न लिखिए। लिखो, दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? प्रश्न लिखा जाए, दाब किसे कहते हैं? चलिए सुनिएगा जरा। देखो बच्चे, दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। ध्यान देना, दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब आपको एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लो आप पढ़े हो 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो 1 कलम का दाम 10 रुपया बटा 5, ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो, ये जो काट के आएगा आपको, जो भी काट के आएगा वो कै कलम के दाम आएगा? 1 कलम के दाम। तो जो नीचे होता है ना उसको हम इकाई पढ़ते हैं, यानी कि पूरा जो है ना बच्चे, पूरा वो इकाई कलम का दाम है कि नहीं है? सोच के देखो, काटो, इसको काटोगे तो 2 आएगा, तो 2 हो गया 1 कलम, 1 माने इकाई। तो जो नीचे होता है उसको इकाई कहते हैं। यहां देखो इसका परिभाषा, दाब बराबर क्या सूत्र होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्रफल पर, निचला को इकाई पढ़ेंगे, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। याद रखिएगा, इकाई क्षेत्रफल पर नीचे वाले को इकाई बोलना। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई कलम को खरीदने में जितना रुपया लगेगा, कितना लगेगा? 2 रुपया लगेगा। समझे? तो यहां इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब जरा और समझते हैं इसको। दाब का एसआई मात्रक, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बल के एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना। अब एक चीज आप सीखे हैं, हमें सिखाए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन प्रति, प्रति माने बटा, देखो बच्चे +2 है, ऊपरे जाएगा तो -2। तो अगर हम उसको ऊपरे ले जाएंगे तब ना, अभी ऊपरे नहीं ले गए हैं इसलिए प्लस के प्लस से रहेगा। इसको पढ़ेंगे क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या अगर इसको ऊपर लेके चल गए आप तो ऐसे लिखना पड़ेगा, न्यूटन +2 ऊपर जाएगा तो -2।
तो ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ओके, आप खाली याद कर लिए हैं कि दाब का ऐसे मात्रक पास्कल, उसको हटा दीजिए, समझ गए, उस पर हम बाद में आएंगे। दाब का ऐसा ही मात्रक देखो, बल के होता है न्यूटन, क्षेत्रफल के होता है मीटर स्क्वायर, तो पढ़ेंगे इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटा को पढ़ते हैं प्रति, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही चीज यहां लिखा हुआ, यही सेम है, बस तरीका लिखे के अलग है। अब इसी को कहा जाता है पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के सम्मान में यह नाम रख दिया गया है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई पूछ दे, ऑप्शन दे देगा, आज के पहले आप नहीं जानते थे, जान लीजिए, ऑप्शन दे देगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। पहला न्यूटन, दूसरा मीटर स्क्वायर, तीसरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, चौथा इनमें से कोई नहीं। पास्कल देबे नहीं करेगा ऑप्शन में नाता, तो ये होगा। ध्यान रखिए, आप पहले से खाली पढ़ के रख लेते हैं पास्कल, ऑप्शन में देबे नहीं करेगा, लिख देगा इनमें से कोई नहीं है, ये वाला दे देगा, तो आप कहोगे पास्कल होखा है, एक में पास्कल दे लेना है, तो आपका गलती हो जाएगा, समझे। रियल में दाब का ऐसा ही मात्रक ये होता है, न्यूटन प्रति मीटर, इसी को कहा जाता है पास्कल। तो चलिए लिखिए परिभाषा। लिखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति इकाई, उत्तर हमेशा निचला लाइन से लिखना चाहिए, निचला लाइन में लिखिए उत्तर, लिख के डैश दीजिए। लिखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब ये दो चीज लिख लीजिए आप, दाब का फॉर्मूला और दाब का एसआई मात्रक, इसको उतारिए। हो गया। अब इसमें एक चीज और सीखो, देखिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। देखो बच्चे, तीसरा स्टार, सूत्र है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ओके, अब चुपचाप सुनिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर नीचे वाला ज्यादा होगा तो दाब घट जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। यानी कि फिर से हम यही लिख रहे हैं,
ये तीर के निशान के मतलब समझना, नीचे में है के मतलब कम रहा है तो ये बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा दाब। अगर ज्यादा क्षेत्रफल है तो उस पर लगने वाला दाब कम होगा। ऊपर के चिन्ह के मतलब बढ़ना, बढ़ना, नीचे के चिन्ह के मतलब घटना। तो यदि क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो दाब घटेगा, और यदि क्षेत्रफल को घटाओगे तो दाब बढ़ेगा। यानी इसको लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल ज्यादा होने पर दाब कम हो जाता है तथा क्षेत्रफल कम होने पर दाब ज्यादा हो जाता है। ओके, तो नीचे स्टार लगाइए, लिखिए क्षेत्रफल अधिक होने पर, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगता है। लिख लिए? पहले उतारो इसको, जैसे बनाया हुआ है वैसे ही बनाइएगा। तीर के चिन्ह याद रहेगा ना आपको, इसका मतलब ऊपर में है यानी क्षेत्रफल बढ़ रहा है। जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दाब घटेगा। अगला पॉइंट एक और बनाइए, क्षेत्रफल कम होने पर, क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। लिख लिए? ये वाला उतार लीजिए। क्लियर? चलिए अब आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। याद रखना है बच्चों कि क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब कम, और क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज्यादा। वैसे भी एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मान लो लिख दें हम 10/10, 10/5, 10/2, 10/1। बोर्ड पर ध्यान से सीखो, ये चीज जीवन में बड़ी काम आता है। और आगे के क्लास में जब बच्चों को पढ़ाइए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या बोल रहे हैं। छोटा छोटा चीज है जिस पर हम लोग गौर नहीं करते हैं। ध्यान से देखो, ऊपर वाला तो बराबर है, नीचे वाला देखो घट रहा है। तो जब नीचे वाला को घटाओगे ना, यानी हर को जब आप कम करोगे तब वैल्यू, आपका आंसर, आपका मान ज्यादा आएगा। देखो 10/10 काटोगे तो 5 दूनी 2 पचे। देखो क्षेत्रफल को कम किए तो वैल्यू बढ़ रहा है, बुझाया? सॉरी, यहां मतलब हर है, तो याद रखना है कि अगर हर को आप कम करते जाओगे ना, हर को कम करोगे तो मान बढ़ता चला जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि हर जब कम होते जाएगा तो मान बढ़ेगा, और हर को अगर बढ़ाते जाओगे तो मान घटेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, 10 रुपया 10 आदमी को बांटना है, 10 रुपया 5 आदमी को बांटना है, 10 रुपया 2 आदमी को बांटना है, 10 रुपया 1 आदमी को देना है, तो उसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? समझे बात को? तो यहां आपने क्या सीखा कि यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा। अब आप इस पर रिलेटेड बहुत से सवाल होते हैं। जैसे लिखिए पहला सवाल,
लिखिए क्वेश्चन, लोहे की कील दीवाल में आसानी से धंस जाती है, क्यों? लोहे की कील दीवार में आसानी से धंस जाती है, क्यों? देखो ध्यान से सुनना, लोहा का जो कांटी होता है ना, कील कांटी, जैसे चाइनीज कांटी हो या कोई भी कांटी हो, जैसे मान लो ये कांटी है, ठीक है, इन्हें माथवा चौड़ा रहा है ना, इधर आपकी तरफ ही नुकीला रहता है, आयने चाकर रहता है। अब एक काम करो, जब तुमको लोहा के कील गाड़ना हो तो एने में गाड़ो तो गड़ेगा? ये जो माथा जो इसका चकला होता है, इसको अगर दीवार पर रख के आयने से ठोकेंगे तो गड़ेगा नहीं। लेकिन जब उसको हम इधर से गाड़ते हैं, इसको दीवार पर रखते हैं, माथवा देने ठोकते हैं तो गड़ जाता है। अब सोचो क्यों? देखो बच्चे, लोहे की जो कील होती है उसका जो नोक है, इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के तुलना करो। इसका क्षेत्रफल क्या है? अधिक है, और यहां क्षेत्रफल क्या है? कम है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा, और अगर क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम लगेगा। बात को समझना। तो क्षेत्रफल यहां कम होने के कारण दाब अधिक लगता है, इसीलिए नुकीला में रख के जब ठोकते हैं ना तो धंस जाता है। लिखिए उत्तर। लोहे के कील का नोक, लोहे की कील का नोक का क्षेत्रफल लोहे के कील का नोक का क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगता है। दाब अधिक लगता है, जिसके कारण लोहे की कील दीवाल में आसानी से धंस जाती है, जिसके कारण लोहे की कील दीवाल में आसानी से धंस जाती है। बोर्ड पर फिर से ध्यान दो। ये जो लोहा का कील है बच्चे, इसके नोक का क्षेत्रफल क्या है? कम है। तो अभी ये पढ़े हो कि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा बच्चे। तो क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगता है। ओके। और इधर पीछे वाला जो इसका माथा है
उसका क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम होगा, लेकिन में ठोकोगे तो नहीं गड़ेगा। ये आप किसी से पूछना, ये जानते हम लोग सब हैं कि लोहे के कील ये नोक है, नोकवा रख के देवलवा पर ठोकोगे तबे गड़ेगा, एने में है ठोकोगे तो ना गड़ेगा। लेकिन किसी से पूछ दो कि क्यों, तो क्यों नहीं पता। अब एक प्रश्न और आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की कड़ाही पानी में तैरती है, क्यों? सोच के देखो, लोहा के एगो कांटी डाल दो पानी में डूब जाएगा, लेकिन लोहा का जो कड़ाही है वो तैरता रहेगा। चाहे लोहा के जहाज, उतना बड़ा और उतना भारी चीज तैरते रहता है। घर में देख लेना ये ट्राई करके, लोहा के वो कांटी लेके पनिया में डालोगे तो डूब जाएगा, अब वही लोहा के कड़ाही डाल दोगे तो तैरते रहेगा। ऐसा क्यों होता है, जरा इस पर बात करते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान दो। लोहे की कील, बच्चे ये हो गया लोहे की कील और ये हो गया आपका कड़ाही। अब तुम खुद देख सकते हो कि लोहे की कील का क्षेत्रफल कम है और इसके क्षेत्रफल अधिक है। तो लोहे की कील का क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज्यादा लगेगा और कड़ाही का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण दाब कम लगेगा। तो इसमें क्षेत्रफल अधिक है जिसके कारण दाब कम लगेगा। तीर के निशान का मतलब समझ चुके हैं ना? यहां क्षेत्रफल कम है जिसके कारण दाब ज्यादा लगेगा। तो दाब ज्यादा लगेगा तब भैया डूब जाएगा वो। आई बात समझ में? प्रश्न नोट किए थे तो लिखिए प्रश्न। आप लोगों को साइंस कैसा लग रहा है? हो गया? लिखिए उत्तर। लोहे की कील, लोहे की कील का क्षेत्रफल, लोहे की कील का क्षेत्रफल कम होने के कारण, लोहे की कील का क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगता है। लोहे की कील
का क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगता है, जिसके कारण लोहे की कील डूब जाती है, जिसके कारण लोहे की कील डूब जाती है। पैराग्राफ छोड़ दो। पैराग्राफ छोड़ने आता है आप लोग को? देखिए पैराग्राफ ऐसे छोड़ते हैं। मान लो ये आपका लाइनदार कॉपी है, सुनिएगा, ठीक है, और आप यहां से उत्तर लिखना शुरू किए। ई लाइन में लिखे, ई लाइन में लिखे, ई लाइन में लिखते लिखते यहां आया कि डूब जाती है। और अब हम कह रहे हैं कि पैराग्राफ छोड़िए। तो पैराग्राफ छोड़ने का मतलब जहां है लिखल है ना, उकर जस्ट नीचे अब यहां से लिखने में है, फिर यहां से पूरा पकड़ लेना। फिर एक बार है जहां लिखल है ना, उकर जस्ट निचला लाइन अब यहां से लिखना शुरू करो, और फिर ये पूरा लाइन पकड़ लेना, फिर अपना पूरा लाइन में लिखना। ऐसे पैराग्राफ छोड़ा जाता है। अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो कि तुम्हारा है चल गया है एकदम कोना में, ये पूरा लाइन भर गया है, तो फिर बीच में से लिखना शुरू करो। आगे बात समझ में? फिर एक बार सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जहां है लिख के खत्म हुआ है, उकर जस्ट नीचे से लिखना है। लेकिन यदि ये पूरा लाइन भर गया है आपका, तो फिर यहां बीच में से शुरू करो और फिर पूरा लाइन अपना लिखते जाना। लिखिए, लोहे की कड़ाही, लोहे की कड़ाही, लोहे की कड़ाही के तल का क्षेत्रफल, लोहे की कड़ाही के तल का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण दाब कम लगता है, दाब कम लगता है। जिसके कारण कड़ाही, जिसके कारण कड़ाही तैरते रहती है, जिसके कारण कड़ाही तैरते रहती है। हो गया? और इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान देना बच्चे। दलदल भूमि पर, मान लो दलदल भूमि है, आप ध्यान रखिएगा। मान लो आप लोग, हम लोग सोन के नजदीक रहते हैं, या मान लो कभी घूमने चल गए आप कोई नदी के किनारे, और वहां दलदल जमीन होती है। दलदल जमीन आपको बताते हैं कैसा रहता है। दूर से देखोगे ना तो थोड़ा सा गीला लगेगा वो, समझे? तो आपको लगेगा क्या दिक्कत है, पानी तो है नहीं, खाली गीला है, बालू है। ओके, बालू है। तो आप सोचोगे इसको हम पार कर जाएं, जाओगे बस वो धंस जाएगा। और धंसेगा कितना, मान लो इतना चला गया, कमर भर अंदर चल गए आप। अब आप तो छटपटाओगे कि निकालो भाई। अब तुम जितने छटपटाओगे ना, अब ध्यान से सुनना, तो आप हाथ से तो उस पर दाबे ना लगा रहे हो, तो जितने दाब लगाओगे आपका दाब बढ़ेगा, आप और नीचे जाइएगा, धंस जाइएगा, पूरा माथा तक अंदर चला जाएगा। तो मान लो कि अगर वैसी स्थिति है, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गया है घूमने और वो दलदल में फंस गया, तो उसको सबसे पहले तुम ये कहो कि आप शांत रहो, हिलना डोलना मत। इतना दूर धंस गया है तो एकदम तुम ऐसे ही चुपचाप रहो, हिलना मत, वहां एकदम चुपचाप आपको रहना है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब तुम उसको बचाने कैसे जाओगे वो सुनो। लकड़ी का चाहे कोई चीज चौड़ा, कोई चीज चौड़ा
टीन उनका चादर होता है ना, टीन का चौड़ा चादर या लकड़ी का चौड़ा कोई तख्ता लेकर आओ और उसको दलदलवा पर रख दो। अब तुम उस दलदलवा पर चढ़ जाओ, मतलब लकड़ी पर चढ़ जाओ, अब तुम नहीं धंसोगे, और तब उसको आराम से खींच लो। आई बात समझ में? दलदल से ऐसे आप बच सकते हैं। और यदि मान लो आप दलदल में धंस गए हैं तो एक चुपचाप आपको वहां रहना है, पहला चीज। दूसरा चीज, सूत जाओ, ऐसे खड़ा मत रहना, सूत जाओ। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? दाब वाला नियम देखो काम करेगा। जैसे मान लीजिए, बच्चे ध्यान देना, ये हमारा मोनू है, ठीक है, ये बेचारा दलदल में यहां तक धंस गया है। ओके, अब मान लो कि आप ज्यादा हिलोगे डोलोगे तो आपके पैर का क्षेत्रफल, पैर का जो यहां क्षेत्रफल है वो तो कम है, ठीक है। और यदि दूसरी स्थिति मैंने बताया कि आप अपने मोनू को बोलिए कि वो ऐसे लेट जाए, क्या करे? वो लेट जाए, ठीक है। अब यहां तक मान लो दलदल है, ठीक है, ये पूरा दलदल है। अब तुम खुद सोचो, जैसे ही मोनू जो है लेट जाएगा दलदल पर, तो ये पूरा शरीर उसका दलदल के ऊपरे होगा ना। तो इतना दूर सोचो, ऐसे दलदल है पूरा, आप सूत गए दलदलवे पर, तो यहां क्षेत्रफल ज्यादा हो गया कि नहीं? अब ये इतना पार्ट ऐसे पड़ गए तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो जब क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो दाब कम लगेगा, आप यहां धीरे धीरे धंसोगे। यहां क्या होगा? यहां देख रहे हो पैर तुम्हारा इतना सा है, ये है, तो यहां क्षेत्रफल क्या है? कम है, तो दाब ज्यादा लगेगा, यहां धड़ाक से अंदर चल जाइएगा। इसलिए कभी दलदल वाली भूमि में फंस जाएं तो आप वहां सीधे खड़ा ना रहें, लेट जाएं, हिले डोले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने आप कोशिश करिएगा निकलने के लिए, हाथ से अपना बल लगाइएगा, दाब अधिक लगेगा, आप अंदर चल जाइएगा। यह बात समझ में आई? तो दलदल वाली भूमि पर चलने के लिए लकड़ी के चौड़े तख्त का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि जब लकड़ी चौड़ा होगा, सोचो ये दलदल वाली भूमि है, ये मान लो पूरा दलदल है, और यहां एक लकड़ी ले जाके हम ऐसे रख देंगे, तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो जल्दी धंसेगा नहीं। आई बात समझ में? तो दलदल वाली भूमि पर चलने के लिए किसी चौड़ा लकड़ी की चौड़ी तख्त का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है, रख दोगे तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो दाब कम लगेगा। एक एग्जाम्पल और समझिएगा, जैसे ये मिट्टी देख रहे हो बच्चे, अगर बरसात हो जाए और ये पूरा मिट्टी भींग जाए तो मेरी कार निकालने में बड़ी परेशानी हो जाती है ना। उस कार को वहां से घुमा के फिर ले जाना वो खतरनाक हो जाता है, लेकिन वही ट्रैक्टर आराम से पार कर सकता है। सोचो क्यों? सोचो क्यों? गीली मिट्टी में कार को ले जाना कठिन है, लेकिन ट्रैक्टर आसानी से पार हो जाता है। हम लोग गरीब गांव में बिलोंग करते हैं तो हमने ये सब चीज देखे हैं। क्यों भैया? क्योंकि ट्रैक्टर के चाका होता है मोट मोट, समझे? ट्रैक्टर का चाका इतना मोटा होता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो दाब कम लगेगा। और कार का टायर इतना पतला होता है, क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब ज्यादा लगेगा, तो ये चकवा ज्यादा धंसेगा। बात समझना, ये चक्का ज्यादा धंसेगा और ट्रैक्टर का चक्का चौड़ा होता है वो कम धंसेगा। एक चीज और आप गौर करोगे, बरसात के दिनों में मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर है, ठीक है, और एक मोटरसाइकिल ले लो जो जिसका चक्का मोट मोट होता है, जैसे V15 हो गया एक गाड़ी, उसका चक्का मोटा होता है, और भी R15 होता है, अच्छा उसका भी मोटा होता होगा, हम नहीं देखें, उसका मोटा होता है। सुनिएगा, तो जो आपका स्प्लेंडर है ना, वो बरसात के दिनों में ज्यादा फिसलेगा उसका चक्का, क्योंकि पतला है, और जो बाकी जो बाइक्स हैं जिनके चौड़े चौड़े चक्के हैं वो कम फिसलते हैं। कारण क्या है?
यही कारण है क्षेत्रफल और दाब वाला। सारा कुछ अब समझ में आ रहा है आपको? आगे लिखिए। अच्छा, एक चीज और देखे होंगे, अरे लड़का, जब हम लोग सर्कस में जाते हैं, जब हम लोग सर्कस में जाते हैं तो देखोगे कि एक आदमी जो सर्कस दिखा रहा है तो ऊपरे मोनू था, अब यहां देखो सोनू है ना, ये सोनू है हमारा, ये ऐसे लेट जाता है, ठीक है, लेट गया, आया अपने ऊपर एगो रख लेता है लकड़ी का, ऐसे सूत गया जमीन पर, एगो लकड़ी रख लिया, और तब कहता है एकरा पर से मोटरसाइकिल पार करो, तो मोटरसाइकिल पार करवा लेता है, साइकिलों पार करवा देता है। अब आप सोचो कि ऐसा क्या हुआ भाई? पहला चीज तो वो अभ्यास से आता है, ठीक है, आप मत ये सब ट्राई करिएगा, खतरनाक हो जाएगा बच्चे, ये गलती मत करिएगा। वो सब लोग जो है ना, वो जो करते हैं वो बहुत दिनों के निरंतर अभ्यास से वो किए हैं, हम और आप नहीं कर सकते, बट उसमें भी यही लॉजिक है। जब इतना बड़ा तख्ती है लकड़ी का तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया ना, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो मोटरसाइकिल जब गुजरेगा तो दाब कम लगेगा, तो उसको कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन वही तख्ती हटा दो, खाली उनका सुता के कहो कि मोटरसाइकिल पार करवाइए, तो ये खतरनाक हो सकता है, समझे? क्योंकि अरे बच्चा, खाली आदमी अगर सुतल हो तो हम लोगों के चेस्ट का क्षेत्रफल बहुत कम होगा, जिसके कारण जब ऊपर से बाइक गुजरेगी तो दाब ज्यादा लगेगा, ओके। लेकिन वही अगर तख्ती रखेंगे, तख्ती रखेंगे लकड़ी का, तब गुजरेगा, तख्ती का क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब कम लगेगा। अब एक प्रश्न आप लिख लो, वायुमंडल किसे कहते हैं? लिखिए क्वेश्चन, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? आज तीसरा दिन साइंस पढ़ा रहे हैं आप लोग को, याद कर रहे हो ना? क्योंकि जिस दिन सुना जाएगा तो पिटा जाओगे। वायुमंडल किसे कहते हैं? ध्यान देना बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का आवरण है, चारों तरफ हवा है कि नहीं है? पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। समझ गए? लिखिए उत्तर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। आई बात समझ में? और यही जो वायुमंडल है बच्चे, बच्चे सुनिएगा, ये जो वायु है ये जब दाब डालती है ना तो उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो आवरण आप देख रहे हो, चारों तरफ हवा है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल के द्वारा, वायु के द्वारा जो दाब लगता है उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब।